हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 10th के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय चौथा है। यहाँ पर हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, श्रम के लैंगिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे भारतीय समाज जो है हमारा पितृसत्तात्मक समाज रहा है, यानी कि यहाँ पर पिता का शासन रहता है आपके भारतीय समाज में। और आप ये देखते होंगे कि हमारे समाज में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं दोनों की तय कर दी गई हैं। चाहे स्कूल का मैदान हो, चाहे घर हो, हर जगह स्त्री पुरुष की भूमिका जो है बटी हुई है। यानी खास करके स्त्रियां जो होती हैं वो घरेलू काम संभालती हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, ये सब काम करती हैं। वहीं जो मर्द होते हैं यानी पुरुष जो होते हैं वो घर के बाहर का काम संभालते हैं। तो ये हमारे यहाँ इस तरह की भूमिका बना दी गई है। तो इसे हम श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं है। यानी जैविक बनावट का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां जो है कमजोर होती हैं, पुरुष स्ट्रांग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रूढ़वादी छवि है, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज रहा है। इस वजह से एक रूढ़वादी परंपरा बन गई है कि स्त्रियां जो है घर की चार दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए और पुरुष जो है वो बाहर का काम करने के लिए होने चाहिए। एक हमने यहाँ पर रूढ़वादी मानसिकता बना ली है। इस वजह से यहाँ पर स्त्रियां जो होती हैं केवल और केवल घरेलू कामों में ही उलझ कर रह जाती हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो है बाहर के काम नहीं कर सकती हैं। वर्तमान में आप देख भी रहे होंगे स्त्रियां जो हैं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। आपने एक बात और देखी होगी, खास करके जो अभी आपके जो काम है, जैसे कपड़े धोने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, या और भी जो काम है जो स्त्रियां करती हैं खास आमतौर पर, ऐसा नहीं है कि ये काम पुरुष नहीं कर सकते हैं, पुरुष भी करते हैं। अगर इन सबसे सैलरी मिलने लगे, जैसे आपने देखा हुआ खास करके जितने भी आपके मास्टर्स जो आपके कुक होते हैं किसी भी बड़े होटल वगैरह में, वो सारे आपके कौन होते हैं? जेंट्स होते हैं। खास करके आप ये भी देखते होंगे अगर कोई और भी कोई काम होता है, जैसे सिलाई कटाई का जैसे काम होता है, किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, यानी टेक्सटाइल की कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा बन रहा है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो स्त्रियों का काम, जैसे ये तो काम स्त्रियां करती हैं घर में, लेकिन अगर वही काम सैलरी बेस्ड होता है तो वहाँ पे पुरुष करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है स्त्रियों का काम नहीं करते हैं, लेकिन एक हमने एक रूढ़वादी छवि बना ली है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, महिला अधिकारों के लिए हुए संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, पहले सिर्फ पुरुषों और संपन्न वर्ग की महिलाओं को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। अगला है, विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। अगला है, आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। और इन आंदोलनों को कुल मिलाकर क्या कहा गया? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों को देखें तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हम ये पाते हैं कि पहले केवल वोट डालने का अधिकार केवल पुरुषों को था, संपन्न वर्ग की स्त्रियों को भी नहीं था, केवल और केवल पुरुष लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। हालांकि जैसे जैसे आप देखेंगे आपके यूरोप में क्रांतियां होती गई हैं, औरतों के अंदर यानी लेडीजों के अंदर चेतना आती गई है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई यानी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे करके धीरे धीरे करके आप देखेंगे एक करके तमाम देशों ने औरतों को भी वोट डालने का अधिकार प्रदान कर दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा कि पहले सिर्फ पुरुषों और संपन्न वर्ग की महिलाओं को ही सार्वजनिक पदों पर या सार्वजनिक मामलों में वोट डालने की आज़ादी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पुरुषों को थी। तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या भारत हो, हर जगह में आप देखेंगे शुरुआत में कोई भी महिलाओं को वोटिंग में शामिल करने के पक्ष में नहीं था। हालांकि बाद में ये शामिल कर ली गई हैं। तो महिलाओं ने इनके लिए आवाज़ उठाई है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया है, उसके उपरांत ये शामिल की गई हैं। महिलाएं केवल यहाँ वोट डालने तक ही सीमित नहीं रही हैं। महिलाओं ने अपने राजनीतिक
और वैधानिक दर्जे यानी कानूनी दर्जे इनको भी ऊंचा उठाने की बात कही है। रोजगार के अवसरों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कही है। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने बराबरी की मांग उठाई है। उनका मतलब ये नहीं है कि भाई स्त्रियां केवल अपने पिता या अपने पति के अधीन रहें, नहीं, स्वतंत्र होकर स्वच्छंद होकर जो भी व्यवसाय या वृत्तिक कार्य करना चाह रही हैं वो कर सकें। तो उन्होंने ऐसी आवाज़ भी उठाई है। तो ये सारी जो आवाज़ उनकी उठाई गई है एक नारीवादी आंदोलन कहा गया है। यानी नारीवादी का मतलब क्या है? स्त्रियों के हक की आवाज़ उठाना, इनको नारीवादी आंदोलन कहा गया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न है अब आपका, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष क्या कहलाता है? मानवतावादी, पुरुषवादी, रूढ़िवादी, नारीवादी। देखिए, जो लोग ये मान के चलते हैं कि औरत और मर्द जो है यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, समान है, इनको समान अधिकार देने चाहिए, समान अवसर देने चाहिए और इनके लिए वकालत भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे महिला या पुरुष को हम नारीवादी कहते हैं। यानी खास करके नारियों के अधिकारों की जो बात करता है उसको हम नारीवादी कहते हैं। तो यहाँ तीसरे का आंसर होगा आपका डी। चौथा प्रश्न है अब आपका, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है, ये आपको बताना है। यानी हमारे यहाँ लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि तेज दर्ज की गई। अगला है, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, अगर बात की जाए तो जनगणना आपकी जो है यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है कि जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में जो लिंगानुपात है इसमें हमने वृद्धि देखने को मिली है। यानी 2001 में जो लिंगानुपात था हमारा 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो थी वो 933 थी, अब ये बढ़कर 2011 की जनसंख्या में 943 हो गई है। यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है पूरे देश में। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बाल लिंगानुपात की बात करें तो इसमें वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, बल्कि इसमें कमी आई है, यानी गिरावट आई है। अगर हम बात करें यानी बाल लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों का समूह होता है, तो इसमें कमी दर्ज की गई है। सन 2001 में ये 927 था और अभी जो है आपके 2011 की जनगणना में ये घटकर 919 रह गया है, यानी इसमें कमी दर्ज की गई है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर असत्य है। कौन सा सही है आपका? चौथे का पहला सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर केवल 1। पांचवा प्रश्न है अब आपका, भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है गलत कौन सा है। पहला है, भारत में लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अगला है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। भारत में माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह लड़कियों पर खर्च करना पसंद करते हैं। अगला है, समान मजदूरी से संबंधित, ये सामान लिख दिया है यहाँ पर, समान होगा ये, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो भारत में एक लड़कियों की बहुत ही सीमित संख्या है जो कि हायर एजुकेशन तक जा पाती है, यानी ग्रेजुएशन पूरा कर पाती है। यानी बहुत सी लड़कियां तो जो होती हैं 8वीं के बाद ही अपनी पढ़ाई बंद कर देती हैं। बहुत ही कम संख्या जो होती है वो 10th कर पाती है, उसके बाद 12th ग्रेजुएशन। यानी आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपरी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते जाएंगे, महिलाओं की संख्या कम होती जाती है। और इसमें भी अगर आप जो SC ST की जो लड़कियां हैं उनकी संख्या तो और भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ ये भी बात कही गई है कि स्त्री पुरुष में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन हम ये पाते हैं जहाँ जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। महिलाओं को दबाने का मतलब क्या है कि वो उन्हें पुरुषों से ज़्यादा उनसे कम लिया जाता है और कई तरह से उनको उत्पीड़न भी सहन करना पड़ता है। तो एक औसत यहाँ निकल कर आया है कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी तमाम जो सर्वे हुई हैं वो सर्वे ये बताती हैं। अगला है, भारत में माँ बाप जो है अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह लड़कियों पर खर्च करना पसंद करते हैं। जी नहीं, ये अपने संसाधन जो हैं, जो भी इनके पुत्र हैं यानी कि जो बेटा है उस पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर बच्चा लड़का इनका जब पढ़ लिख जाएगा, लड़का अगर जॉब पालेगा तो जो शादी करेगा उससे दहेज आएगा। तो इस तरह की यहाँ पर मानसिकता है, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। तो ये लोग जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा संसाधन खर्च करना पसंद करते हैं। तो सी वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हमारे यहाँ समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम भी है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है। मेन चीज़ क्या है कि महिलाएं जो होती हैं अपने अधिकारों को लेकर,
अपनी या फिर अपनी जॉब को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर खुलकर नहीं बोल पाती हैं, और इसी बात का जो है पुरुष समाज फायदा उठाता है और उन्हें मनमाने ढंग से दबा लेता है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो एक काम, यानी कि एक अगर आप किसी स्कूल में जाएं, किसी विद्यालय में जाएं, तो वही एक टीचर जो है उसको 8,000 की सैलरी मिल रही होगी और उसी सब्जेक्ट की एक महिला टीचर को जो है 5 या 6,000 सैलरी मिल रही होगी। यानी इतना डिफरेंस है, जबकि काम वही है। महिलाएं जो है और ज़्यादा मेहनत से पढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी उसे सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है। तो ये हर जगह है, यानी केवल एक विभाग में नहीं है, लगभग सभी विभागों में ये देखा गया है। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका गलत कथन जो है वो 5 में का सी वाला है। तो आंसर है आपका 5 में का सी। छठवां आपका प्रश्न है, आपका कथन दिया है, कारण दिया है। कथन है आपका, जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक महिलाओं की समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता है। अगला बताया गया है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। देखिए, यहाँ पर अगर बात कही जाए महिलाओं के अधिकारों की, तो वैसे तो अगर आबादी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश में लगभग 50-50 का मामला है, यानी 50% पुरुष हैं और 50% ही लगभग यहाँ पर स्त्रियां हैं। लेकिन अगर हम अपने यहाँ की जो विधायिका है, यानी खास करके संसद की बात करें, तो संसद में महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, जो अभी आपका 2019 का इलेक्शन रहा है, तो 2019 के इलेक्शन में ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की मात्र 14.36% आबादी ही केवल जो है कहाँ तक पहुंच पाई है, संसद तक पहुंच पाई है, यानी राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंच पाई है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में 50% औरतें हों और उसकी देश की संसद में मात्र 14.36% औरतें ही जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है तो महिलाओं के अधिकारों की बात भी नहीं हो रही होगी। ये भी एक फैक्ट की बात है। यानी महिलाएं अगर वहाँ पे पूरी संख्या में होंगी, 50% पुरुष होंगे, 50% महिलाएं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं अपने अधिकारों की जो लड़ाई है और कह सकते हैं सशक्त रूप से लड़ पाएंगी, अपनी बात प्रबल रूप से वहाँ रख पाएंगी। अब क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत कम है तो इनका होना ना होना वहाँ पे एक जैसा ही है लगभग। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि अगर औरतों का सत्ता पर नियंत्रण होगा तो महिलाएं जो हैं, महिलाओं की समस्याओं का निपटारा यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छे से हो पाएगा। कारण बताया गया है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% पहुंची है, हालांकि फिर भी बहुत कम है। देखिए, यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की यहाँ पर व्याख्या नहीं कर, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो आंसर है आपका बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 7वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, नगर पालिका। देखिए, अगर बात की जाए आपके यहाँ, तो आपके पंचायती राज व्यवस्था में और खास करके नगर पालिकाओं में यहाँ पर आपके आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पर 1/3 आरक्षण, यानी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करने का प्रावधान है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका लाया गया है, तो इसमें यहाँ पर 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। हालांकि लोकसभा, विधानसभा में अभी भी प्रपोजल है, यानी इनके लिए कहा गया है कि आने वाले समय में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक बार विधेयक भी यहाँ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल गई थी, उसके बाद पारित नहीं हो पाया था, लटक गया था। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन वाला प्रोविजन है वो भी यहाँ पर आपका पूरा हो जाए, विधेयक यहाँ पे पारित हो जाए और महिलाओं को यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा में भी 1/3 आरक्षण मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल आपका पहला वाला कथन सही है, केवल 3 और 4, यानी पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण, यानी 1/3 सीटें महिलाओं की रिजर्व हैं। 8वां प्रश्न है अब आपका, महिला यानी कथन यहाँ पर दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। कारण, हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। देखिए, यहाँ पर पारिवारिक कानून में क्या क्या आ जाता है? विवाह आ जाता है, तलाक आ जाता है, गोद लेना आ जाता है और उत्तराधिकार जैसे जो मसले हैं, यानी इनसे जो उत्तराधिकार जैसे जो भी यहाँ पे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे यहाँ पर आपके पारिवारिक कानून में आ जाते हैं। और भारतीय संविधान में सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, हिंदू महिलाओं के लिए अलग ये सब प्रावधान है और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है, यानी इन दोनों के लिए समान नहीं है। तो यहाँ पर जो पारिवारिक कानून है वास्तव में सभी धर्मों के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसकी वजह से सभी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं, कुछ महिलाएं उन अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। तो यहाँ कथन बिल्कुल सही है कि महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, यानी ये कथन बिल्कुल सही है।
कारण बताया गया है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में यहाँ पर सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। हालांकि कथन और कारण अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन AR का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर कई बार ये डिमांड भी की जाती है, कई बार महिला आंदोलनों का ये कहना है कि सभी धर्मों में जो वर्णित पारिवारिक कानून है, महिलाओं से भेदभाव ये कर रहे हैं, तो आप इनको समतामूलक बनाएं, यानी सबको समान बनाएं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक वाला जो लाया गया कानून, क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि हिंदू महिलाओं के लिए ऑलरेडी था ही था, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं था, क्योंकि पारिवारिक कानून सबके अलग अलग बने हुए हैं। तो ये भी आने वाले समय में बात चल रही है कि इन सब पारिवारिक कानूनों को हटाकर एक जैसा बना दिया जाए, जिससे कि दिक्कत ही ना रहे। तो यहाँ पर आपका 8वें का B वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका B। 9वां प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। सेकंड, इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत रखते हैं। अगला है, सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सांप्रदायिकता है, इसकी समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तो सांप्रदायिक जो राजनीति है इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यानी कोई हमारा संविधान नहीं करता है। इनका मानना यही है कि धर्म के अकॉर्डिंग ही सामाजिक हमारा समुदाय का निर्माण होता है। ये यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा बात यहाँ पर बताई गई, दूसरा कथन में बताई गई है कि सोच के अनुसार क्या बताया गया है कि एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। कि मान लीजिए हिंदू धर्म के हों, इस्लाम के हों, तो एक खास समुदाय के लोग होंगे, इनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं, समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद जो समुदाय के जीवन में कोई अहमियत रखते हैं नहीं। देखिए, इनके आपसी मतभेद कोई भी हों, जैसे हिंदू धर्म में ही आप ले लीजिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में कोई भी यहाँ पर मतभेद हो, लेकिन जब बात आएगी धर्म की बात आएगी तो चारों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनके आपसी मतभेद इनमें कोई अहमियत नहीं रखते हैं। यहाँ पे बोला गया है अहमियत रखते हैं, नहीं, इनके आपसी मतभेद कोई अहमियत यहाँ पे नहीं रखते हैं। जब यहाँ पे धर्म की बात आती है सभी यहाँ पर एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। देखिए, सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे, ये लोग हवाला देते हैं कि भाई ये देश, यानी जब धार्मिक हमारे यहाँ विभाजन हुआ था तो कई लोग ये भी मान के चलते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए आपको पाकिस्तान अलॉट कर दिया गया था, अब जो देश बचा था वो केवल हिंदुओं के लिए बचा था। इसके लिए तमाम टीका टिप्पणियाँ भी होती हैं। तो हमारे संविधान की प्रगति चूंकि इस तरह की बनाई गई है कि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता है, तो ये बात का खंडन हो जाता है कि केवल ये एक हिंदू राष्ट्र है। नहीं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि सभी का राष्ट्र है। तो सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं जो लोग ये विभेद करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि भाई इन लोगों को या तो अपने देश से बाहर निकालो या फिर इनके लिए कोई वो और भूभाग देकर अलग देश बना दो। तो ये बात यहाँ पर ऐसी बातें होने लगती हैं, खास करके जब हमारा देश विभाजन हुआ था वो भी इसी आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। 10वां प्रश्न है अब आपका, सांप्रदायिकता द्वारा राजनीति में विभिन्न रूप धारण करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति में धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो है मान्यताएं यहाँ पर शामिल हैं। देखिए, पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो सांप्रदायिकता की सबसे जो आम अभिव्यक्ति जो होती है वो आम जीवन में होती है। तो हम क्या करते हैं कि भाई धार्मिक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि भाई फलाने धर्म वाले लोग ऐसे होते हैं, फलाने धर्म के लोग ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह की एक बातें प्रचलित हो जाती हैं, उनको हम सही मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपने धर्म को हम जो होता है उनके धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ बताते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में होती है। क्योंकि धर्म जो होता है वो किसी के एक इंडिविजुअल व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं होता है, यहाँ पे पूरे समुदाय या समूह का मामला होता है। तो यहाँ पर जब ऐसे लोगों का समूह बनता चला जाता है तो एक यहाँ पर कह सकते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह तैयार हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनको भुनाने का प्रयास करती हैं। यानी मान लीजिए हिंदू धर्म वाले जिनके फेवर में होंगे वो पार्टी जीती जाएगी, मुस्लिम वाले जिनके फेवर में होंगे वो अपनी सरकार बना ली जाएगी। यही तो होता है तुष्टीकरण, वोटों का तुष्टीकरण इसी प्रकार तो होता है, धार्मिक रूप से धार्मिक एंगल दिखाकर
कुछ लोग जो है हिंदुओं के फेवर में चले जाते हैं, कुछ लोग मुस्लिमों के फेवर में चले जाते हैं, ऐसे करके सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। इसके अलावा राजनीतिक गोलबंदी क्या है? राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का ये दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर राजनीतिक गोलबंदी में क्या होता है कि हम यहाँ पर सांप्रदायिकता के नाम पर एक भावनात्मक अपील करते हैं। जो भी हमारे धर्म के पवित्र प्रतीक हैं उनका हवाला दिया जाता है कि आप फलाने के नाम पर वोट दे दीजिए, हम हमारा जो धर्म अलग है, धर्म एक ही है, हमारे देवता एक ही हैं, यानी हमारे पूर्वज एक ही रहे हैं। अपने अपने जो धर्मगुरु हैं उनसे अपील करवाई जाती है, लोगों से मार्मिक भावनात्मक अपील करवाई जाती है कि अगर हमने अपने धर्म को नहीं बचाया तो आने वाले सालों में हमारे बच्चों के साथ ये होगा वो होगा। इस तरह की तमाम जो कहानियाँ किससे जो है वो गढ़ दिए जाते हैं। तो लोगों का जो ब्रेन होता है वो वहीं पर ब्रेन वाश हो जाता है, बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। यानी लोगों में सोचने समझने विचारने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। लोग यही मान के चलते हैं कैसे भी करके अपना धर्म बचा रहे और उस धर्म की आड़ में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो वोट डालाते हैं। तो ये आम बात है, ये हम सब लोग जानते हैं। तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। अगला है सांप्रदायिकता देश में समरसता, भाईचारा और क्षेत्रीय भावनाओं को मजबूत बनाती है। देखिए सांप्रदायिकता ये कोई काम नहीं करती है। सांप्रदायिकता कई बार क्या करती है, कई बार हिंसा, दंगा, नरसंहार, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो सांप्रदायिकता से आप समरसता, भाईचारा या क्षेत्रीय भावनाओं को मजबूत करने की बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। इससे केवल और केवल नुकसान ही होता है, देश एकजुट नहीं होता है, बल्कि देश में अलगाव की स्थिति क्रिएट होती है। तो यहाँ पर 10वें का जो कथन गलत है वो डी वाला है। तो आंसर है 10 का डी। 11वां प्रश्न है अब आपका, भारतीय संविधान में सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए अपनाए गए धर्मनिरपेक्ष मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है किसी धर्म को विशेष दर्जा हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। सेकंड, सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। चौथा है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। देखिए यहाँ पर पहली बात यह है कि हमने अपना कोई भी राजकीय धर्म जो है नहीं बनाया है, यानी हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं यहाँ पर। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी आपके जो भी धर्म हैं उन धर्मों की उपासना करने के पूरे उपबंध दिए हुए हैं कि जो भी आपको उनकी उपासना करनी, स्वतंत्र तरीके से प्रबंधन करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से 25 से 28 तक जहाँ पर जो है आपके लिए मौलिक अधिकार में आपके प्रावधान रखे गए हैं आपके धर्म के अनुपालन के लिए। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29-30 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि वो अपने धर्म और संस्कृति को बचा सकें। तो हमारे यहाँ दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा हमने धर्म के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव करता है, इसको हमने कानूनी रूप से अस्वीकार कर दिया है। यानी कानूनी रूप से, कानून की नज़र में हमारे लिए सभी लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान अमेरिका की तुलना में थोड़ा सा अलग है। अमेरिका में क्या है कि जो वहाँ के नीति निर्माता हैं या फिर संविधान है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारे यहाँ के संविधान, हमारे यहाँ के नीति निर्माता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। मान लीजिए उन्हें कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें गलत हैं तो उनका जो है तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। जैसे आपने देखा सती प्रथा का एंड हुआ। सती प्रथा जो थी मानवीय प्रथा नहीं थी, उसका एंड हुआ। ट्रिपल तलाक का भी आपने मुद्दा देखा होगा। तो ट्रिपल तलाक भी आप धर्म से जोड़कर नहीं चला सकती हैं। यानी महिलाओं के जब अधिकारों की बात आई तो आपकी तत्कालीन मोदी गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया और आप देखते हो ट्रिपल तलाक वाला कानून पारित हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो गलत चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, जिन चीज़ों को लोग सही ठहराते हैं धर्म के नाम पर कहते हैं नहीं ये बिल्कुल सही है, हमारा जो चल रहा है रीति रिवाज उसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा। तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान ये कहता है अगर वो रीति रिवाज मानवीय मूल्यों के खिलाफ हैं तो उनमें भारतीय संविधान उन पर एक्शन जरूर लेगा। आपने ये देखा भी हो, सती प्रथा, ट्रिपल तलाक आपके सामने एग्जाम्पल है। तो यहाँ चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर चारों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है आपका, भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है जाति पर आधारित विभाजन भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मौजूद है। सेकंड, इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। अगला है यहाँ पर जाति व्यवस्था में सजातीय जाति समूहों में ही विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए हमारे यहाँ तो जो जाति व्यवस्था है
वो केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। दुनिया के विभिन्न देशों में आपको देखेंगे धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर विभाजन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जाति के आधार पर विभाजन देखने को नहीं मिलेगा, वो केवल आपको भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है ये असत्य है, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल भारतीय समाज में ही आपको ये जातिगत आधार पर विभाजन देखने को मिलता है, दुनिया के किसी अन्य समाज में नहीं। अगला है, इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। पेशा का मतलब क्या, प्रोफेशन। यानी हमने ये देखा है कि अधिकतर क्या होता है, अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था में इसका क्या है, एक अतिवादी और स्थायी रूप देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कुछ जातियों में क्या देखा गया है, कुछ पेशे वो जातिगत हो गए हैं। यानी पहले हमारे यहाँ क्या होता था, लोग काम से पहचाने जाते थे, नहीं, अब क्या है, अब आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका काम फिक्स होगा कि आप अब यही काम अपनाएंगे। यानी एक व्यक्ति अगर ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो उसका काम क्या होगा, पुरोहित का काम होगा। एक व्यक्ति कुम्हार जाति में जन्म लिया है तो उसका काम क्या होगा, बर्तन बनाने का होगा। तो इस तरह की हमने जो जातिगत पेशे यहाँ फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी आप अपना पेशा नहीं बदल सकते हैं, आपका पेशा आपकी जाति से जुड़ा हुआ है। और एक जाति समूह के लोग एक या फिर मिलते जुलते पेशों के ही लोग जो है काम करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इसमें। इसके अलावा जाति व्यवस्था में सजातीय जाति समूहों में भी विवाह संबंध स्थापित होते हैं, यानी कि सेम कास्ट में ही विवाह होते हैं, अंतरजातीय विवाह इसमें नहीं होते हैं, अंतरजातीय विवाह की मनाही है। हालांकि अपवाद तो आप आम जीवन में देखते ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था में दूसरी जाति में गैर जाति में विवाह करना पूरी तरह से वर्जित है। हाँ, और आप ये भी देखेंगे जाति व्यवस्था में कि कुछ जातियों के साथ तो खान पान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, उनके साथ उठने बैठने में, खाने पीने में, ये भी उनमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका 12 में का पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका यहाँ पर केवल 1। 13वां प्रश्न है अब आपका, वर्ण व्यवस्था में अंत्यज कही जाने वाली जातियां कौन से वर्ण समूह से संबंधित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अछूत, शूद्र। देखिए यहाँ पर अंत्यज जातियां ऐसी जातियां थीं जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ है, तो ये अछूत मानी जाने वाली जातियां हैं। आप सभी जानते होंगे, यानी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वहीं एक ऐसा वर्ण भी रहा है जो कि शूद्रों में भी शामिल नहीं था, तो उसको अछूत माना गया है। हालांकि बाद के समय में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको दलित शब्द यूज किया है, इन सबके लिए डिप्राइव्ड यानी कि दलित समुदाय यूज किया है वे वर्ड जो कि अछूत माने जाते थे। तो वैसे तो 4 वर्ड रहे हैं, वैसे हालांकि अगर देखा जाए अगर सामाजिक आधार पर तो 5 वर्ड रहे हैं, क्योंकि शूद्रों में अछूत शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर आपका 13वें का आंसर है सी, यानी अंत्यज माने वाली जो है जाने जाने वाली जो जातियां हैं ये आपकी अछूत जातियां थी। तो यहाँ पर 13वें का आंसर है आपका सी। 14वां प्रश्न है अब आपका, जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। देखिए आप देखते होंगे कि इसमें क्या होता है, एक विशेष जाति क्रम के लोग जो है ऊपर रहते हैं, दूसरी जाति क्रम के नीचे रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो हमने स्थापित की है ये वर्ण व्यवस्था कहलाती है। इसमें पता ही होगा, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इस तरह की जो व्यवस्था आप देख रहे होंगे क्रमागत रूप से, यानी सबसे ऊंचा पायदान, उसके बाद फिर निचला पायदान, फिर उससे निचला, फिर उससे निचला। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था कहलाती है। तो 14वें का आंसर है आपका डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, जनसंख्या में उनके प्रतिशत का सही अवरोही क्रम कौन सा है। यानी कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, घटते हुए क्रम में, यानी कि कहने का मतलब आसान भाषा में ज़्यादा से कम की ओर चलना है हमें, कि किन लोगों की संख्या ज़्यादा है और फिर किन की कम है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। देखिए यहाँ पर पहले मैं इन सबके आंकड़े लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सिख लोगों का जो आबादी है हमारी जनसंख्या में, वो आपकी जनसंख्या जो जनगणना 2011 की हुई है उसके अकॉर्डिंग 1.7% है। ईसाई लोगों की जो आबादी है वो 2.3% है, यानी पूरी जनसंख्या में ईसाई लोगों की आबादी 2.3% है। वहीं अगर बौद्धों की बात करें तो बौद्धों की आबादी 0.7% है। वहीं जैन लोगों की बात करें तो जैन लोगों की जो है 0.4% है। तो आप इसको लगा लीजिए अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। ईसाई पहले आ जाएगा, उसके बाद सिख आएगा, फिर बौद्ध, फिर जैन। तो यहाँ पर आंसर होगा 15वें का बी। 16वां प्रश्न है अब आपका, 2011 की जनगणना में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितने फीसदी था। यानी SC 15%, ST 10%, SC 20%, ST 8%,
SC 12.6%, ST 8.6%, SC 16.6%, ST 8.6%। देखिए हमारे यहाँ जो 2011 की जनगणना हुई है इसमें ये पाया गया है कि देश की आबादी में अनुसूचित जाति इन शेड्यूल्ड कास्ट इसकी प्रतिशत कितना था, 16.6% था। और वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब जो बोली जाती है, अनुसूचित जनजातियाँ जो बोली जाती हैं, उनका प्रतिशत हमारी देश की कुल आबादी में 8.6% था। तो यहाँ पर 16वें का आंसर है आपका डी वाला। 17वां प्रश्न है अब आपका, सन 2005 में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सच्चर समिति का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करना। अगला है दलित समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करना। पिछड़े समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करना। सवर्ण समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करना। देखिए हमारे यहाँ सन 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति जिसका नाम है सच्चर समिति, जो कि एक पूर्व जो न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी अध्यक्षता में ये गठित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मुस्लिम समुदाय ने कितना आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर प्राप्त किया है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो इसने रिपोर्ट को तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंप दी है। तो यहाँ 17वें का आंसर है आपका ये, यानी कि सच्चर समिति जो बनी थी वो मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनी थी। यहाँ 17वें का आंसर है आपका ए। 18वां प्रश्न है अब आपका, जाति व्यवस्था का लोगों की शैक्षिक उपलब्धियों पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। कौन सा है? पहला है, जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अभी उन्हीं का बोलबाला है। सेकंड, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, यानी जो जातियाँ आपके वर्ण क्रम में या फिर सामाजिक पायदान में ऊपरी पायदान पर रही हैं और जिनको समाज में पहले से ही लाभ मिल रहा था, तो आज भी अगर आप देखेंगे आज़ादी कितने साल बाद भी, तो वो लोग आज भी बहुत आगे हैं, यानी जितने भी ऊंचे पद हैं उन पर आज भी वो आसीन हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। जो जातियाँ जिनको पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, देश की आज़ादी मिलने के बाद उनको संवैधानिक रूप से पढ़ने लिखने की अनुमति मिली है, उनका विकास तो हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हुआ है जितनी मात्रा में इन लोगों का हो गया है। तो आज भी ये स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। अब देखिए हम यहाँ पर आपकी जो NCERT पॉलिटी के जो अध्याय की अभ्यास प्रश्नावलियाँ रह गई हैं, यानी आपके 10th क्लास में अभ्यास प्रश्नावलियाँ हैं, हर चैप्टर के बाद कुछ प्रश्न हैं जो कि यहाँ पे छूट गए थे आपके MCQ के रूप में, तो वो मैं यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, यानी चैप्टर 1 के जो प्रश्न छूट गए थे वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर चैप्टर 1 में जो प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 की जो प्रश्नावली है उससे आपका पहला प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, इन सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? पहली बात है यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, सत्ता की साझेदारी जो होती है वो विभिन्न समुदाय जो हैं उनके बीच होने वाले टकराव को कम करती है। हमारे भारतीय संविधान में आपने देखा होगा कि कुछ जो हाशिए वाले समूह थे जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, उनको भी सत्ता में जो है यहाँ पर साझेदार बनाया गया है, ताकि उनके भी कुछ प्रतिनिधि जो हैं वो आपके लोकतंत्र का हिस्सा बन सकें, विधायिका में पहुँच सकें और उन लोगों की जो भी मांगे हैं, उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको उठा सकें। तो हमारे यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को ये कम करती है। पक्षपात का अंदेशा कम रहता है। मान लीजिए किसी एक वर्ग के ही लोग अगर संसद में होंगे तो ये भी लगेगा, आरोप लगेगा कि केवल एक विशेष वर्ग के लोग वहाँ पर हैं, तो ऐसे में आप जो दलित वर्ग की समस्याएं हैं या फिर पिछड़े वर्ग की समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो सभी वर्गों के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो या जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग कहे जाते हैं, चाहे उन वर्गों के लोग हों। तो ऐसे में क्या होगा, पक्षपात का अंदेशा कम होगा। यहाँ पे बताया गया है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। देखिए जितनी ज़्यादा विविधता होगी आपकी विधायिका में उतना ही निर्णय यहाँ पर और तेजी से ले पाएंगे। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है और ऐसे में विविधताओं वाले देश में किसी एक तरफ के कैंडिडेट ले लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्षपात होगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों से आने वाले लोगों को यहाँ पर अपने आप में समेटना है, तो इससे हमारी विविधताओं को भी हम अपने आप में समेट पाएंगे। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। देखिए इससे अस्थिरता नहीं बढ़ती है बल्कि समरसता आती है, एकता आती है।
सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। सत्ता की साझेदारी से क्या होता है कि लोग यहाँ पर आगे निकल कर आते हैं, यानी समाज के ऐसे भी समूह जो कि कभी मुख्य धारा में नहीं रहे हैं उनको भी मौका मिलता है आपके लोकतंत्र का हिस्सा बनने का। तो यहाँ पर सत्ता में लोगों की साझेदारी भागीदारी को बढ़ाती है। बताया गया देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं, देश की अखंडता और एकता को और ज़्यादा ये मजबूत करती है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 4, 6 आपका कथन आपका सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर कूट वो है सी, यानी 1, 2, 4, 6। आपका अगला प्रश्न है इसमें से, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और बताना है यहाँ पर कौन सा ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है। पहला है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। देखिए ये बिल्कुल कथन गलत है। आपको पता ही होना चाहिए कि जो देश की वहाँ पर बेल्जियम की देश की कुल आबादी का 59% जो भाग था, यानी देश की जो कुल आबादी है उनका 59% हिस्सा जो था वो फ्लेमिश इलाके में रहता था और ये डच बोलता था। वहीं शेष 40% लोग जो थे वो वेलोनिया क्षेत्र एक था और वहाँ पे रहते थे और ये लोग फ्रेंच बोलते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो फ्रेंच बोलने वाले लोग जो थे वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, इस बात से आपके डच भाषी लोग नाराज थे। तो यहाँ पर ये उल्टा कथन लिखा हुआ है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। नहीं, यहाँ पर सत्ता में आप देखा जाए पहले से जो है फ्रेंच लोग जो थे वो प्रभुत्वशाली थे, ना कि डच लोग। तो पहला वाला कथन असत्य है। अगला है, सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर बात हो रही है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के लिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सरकार की नीतियों ने क्या किया है, सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया है, क्योंकि इस तरह का संविधान वहाँ पर लिखा गया है कि केवल सिंहली भाषियों को ही यहाँ पर महत्व दिया गया है। अगला है, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे में बांटने की मांग की है। क्योंकि यहाँ पर श्रीलंकाई तमिलों की जब उपेक्षा की गई है, उनके साथ पक्षपात का व्यवहार किया गया है, तो यहाँ पर उन्होंने संघर्ष की बात की है। उन्होंने शुरुआत में ये कहा है कि आप अपने यहाँ का जो संविधान है, अपने यहाँ की जो आपकी प्रशासन है, केंद्रीय सत्ता है, उसको आप संघीय ढांचे में बांट दें। जब ये राजी नहीं हुए हैं तो वहाँ पर फिर 1975 से गृह युद्ध छिड़ गया है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बेल्जियम वालों ने समाधान ये निकाला कि जो आप केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी समान मंत्री रहेंगे किसी भी विषय पर, तभी यहाँ पर सहमति बनेगी जब दोनों तरफ के लोगों सहमत होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने देश को टूटने से बचा लिया। यहाँ पर आपका 2, 3, 4 यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर खा, गा और घा, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर गावा, देखिए ये मैंने ऑप्शन जो लिया है आपकी किताब से लिया है और यहाँ पर मैंने इसकी नंबरिंग के रूप में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। यानी कि खा, गा, घा, ये वाले 2, 3, 4 आपका, यानी कि यहाँ पर ये वाला सही है। अगला प्रश्न है अब आपका, सूची 1 यानी सत्ता के बंटवारे के स्वरूप दिए हुए हैं, सूची 2 शासन के स्वरूप दिए गए हैं, इनसे मेल कराना है और इनका प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये सरकार के जो विभिन्न अंग हैं इनके बीच अगर सत्ता का बंटवारा हो रहा है तो क्या होगा, ये अधिकारों का वितरण है। सत्ता के जो सरकार के विभिन्न अंग हैं इनके बीच सत्ता का बंटवारा मतलब अधिकारों का वितरण, यानी कि आपकी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका इनके बीच अधिकारों का वितरण हो रहा है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यानी विभिन्न स्तर की सरकार, विभिन्न स्तर का मतलब क्या है, केंद्रीय सरकार, राज्य स्तरीय सरकार और आपकी जो है स्थानीय स्तर की सरकार। तो ये जो ढांचा बन रहा है ये संघीय सरकार का बन रहा है। ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, सामाजिक समूहों वाली बात हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसमें, आपके पंचायती राज में। तो यहाँ सामुदायिक सरकार ही बनती है। 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये गठबंधन सरकार बनती है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा गा वाला, यानी कि पहले का खा, दूसरे का घा, तीसरे का का, ठीक है, चौथे का यहाँ पर गा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, यानी सारे गा मा पा में आपका गा वाला आंसर यहाँ पर होगा। अगला है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। पहला है यहाँ पर, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर आ और बा दोनों सही हैं, यानी कि सत्ता की साझेदारी से क्या होता है, लोकतंत्र के लिए लाभकर होती है और जो भी समूह होते हैं उनके बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। तो यहाँ खा वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए चैप्टर 2 से हम उठाएंगे संघवाद से, यहाँ पे प्रश्न आपके हैं प्रश्नावली से। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, क्या है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।
सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। देखिए संघीय सरकार का मतलब यही होता है कि सरकार की जो शक्ति होती है वो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर होगा, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा डी वाला। अगला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की सूचियां दी हुई हैं, इन सूचियों को फिल करना है आपको कि ये कौन सा किस सूची में आएगा। जैसे रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह। ठीक है, यहाँ संघीय सूची में आप देखेंगे तो संघीय सूची में आपका रक्षा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बैंकिंग जो है वो संघीय सूची का विषय है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही यहाँ पर, बैंकिंग जो है वो संघीय सूची का है। इसके अलावा संचार भी यहाँ पर आपके संघीय सूची में आ जाता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो भी संघीय सूची में आ जाता है। राज्य सूची की बात करें यहाँ पर तो आपकी जो पुलिस है वो राज्य सूची में आ जाती है। पुलिस के अलावा यहाँ पर आपका जो कृषि है वो भी यहाँ पर राज्य सूची में आ जाती है। कृषि के अलावा यहाँ पर व्यापार है वो भी आपके राज्य सूची में आ जाता है। इसके अलावा समवर्ती सूची, समवर्ती का मतलब आप जानते होंगे, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें आपका शिक्षा आ जाता है। ठीक है, शिक्षा आपकी समवर्ती में आ जाती है। इसके अलावा वन आ जाते हैं। इसके अलावा विवाह, यानी ये भी आपका जो है समवर्ती सूची में आ जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर सेकंड के मैंने लिख दिए हैं। अगला है आपका नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। राज्य सरकार राज्य सूची, ये सही है, राज्य सरकार के हाथ में राज्य सूची होती है, केंद्र सरकार के हाथ में संघीय सूची होती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में रखे गए हैं। स्थानीय सरकार, यानी कि ये बताया गया अवशिष्ट अधिकार नहीं, अवशिष्ट अधिकार जो है स्थानीय सरकार को नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये अधिकार आप जानते ही होंगे ये केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, यानी ऐसे अधिकार जो ना केंद्र में है, ना राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में, उन्हें अवशिष्ट अधिकार माना गया है और ये आपके केंद्र सरकार को दिए गए हैं। तो घा वाला यहाँ पर असत्य है। अगला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 दी है, सूची 2 दी है। भारतीय संघ, ठीक है, यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको ये मैच करना है कि भारतीय संघ में कौन आएगा। देखिए भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्य की बात करें तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का मेयर होता है और ग्राम पंचायत का आपका सरपंच होता है। यानी कि यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन है, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो आंसर है यहाँ पर बी। यहाँ पर इन बयानों पर गौर करें, यानी कुछ बयान दिए हुए हैं, इन पर आपको गौर करना है और यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। अगला है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत हमारा एक संघ है, अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और ये अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार भी है। इसके अलावा बताया गया है श्रीलंका में श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं रही है, ठीक है, और ना ही वहाँ पे प्रांतों को बांट दिया गया है, ये भी नहीं रहा है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही है, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पर आपका आ और बा सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर गा वाला, यानी आ और बा। अब देखिए अध्याय 3 है आपका। अध्याय 3 के हम यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न हैं वो अब देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र और विविधता से। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में आपका यहाँ पे 4 बयान दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा लागू नहीं होता है। पहला है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ये बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि जो भी सामाजिक विभाजन है उनका तरीका क्या है कि हम उन सबको यहाँ पर सक्रिय सहभाग के जरिए उन लोगों को भी यहाँ पर कह सकते हैं, कुछ ना कुछ सीटें देकर जो भी विभाजन है उसको हम कम कर सकते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए ये गलत है, ये विखंडन की ओर नहीं ले जाता है बल्कि समाज को और मजबूत बनाता है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। आपके सामने 3 बयान दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बताना है इन बयानों में से कौन सा सही है।
जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारे सामाजिक अंतर जब टकरा जाते हैं, सामाजिक अंतर हमारे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक विभाजन हो जाता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, जैसे कोई व्यक्ति गुजराती भी है और उसी टाइम पर वो भारतीय भी है, या फिर किसी कह सकते हैं अपने किसी और जगह पे जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसकी कोई और पहचान हो। तो ये एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं? नहीं, भारत जैसे बड़े देश में नहीं है, यानी दुनिया के अधिकांश देशों में आपको सामाजिक विभाजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आ और बा सही है, तो तीसरे का यहाँ पर खा वाला कथन सही है। निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब कौन सा है। इसका बताया है सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक हों यह जरूरी नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। अगला है राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी बात करें तो ये सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पर कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा, यानी कि आपका पहला आएगा दा के बाद आप पहुँचेंगे यहाँ पर बा पर पहुँचेंगे। ठीक है, यानी दा के बाद आप बा पर पहुँचेंगे, फिर बा से आप आ पर पहुँचेंगे। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हो ये जरूरी नहीं है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका ये इस तरह से बनेगा यहाँ पर दा बा आ सा, यानी ये खा वाला स्टेटमेंट बनेगा। यानी इनको अगर ये पूरा चार, यानी एक पूरी एक स्टेटमेंट है, इसको पूरा तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना था। तो आपका सही क्रम आपका दा बा आ सा। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। देखिए भारत को आपने देखा होगा ये धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर 1947 में विखंडन का सामना करना पड़ा। यानी भारत जो है पाकिस्तान में टूट गया। तो यहाँ पर यानी भारत और पाकिस्तान 2 देश बने भारतीय उपमहाद्वीप से निकलकर। तो यहाँ पर भारत है आपका। अब देखिए आपका यही वाला चैप्टर नंबर 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इनके प्रश्न देखेंगे अब हम। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से नहीं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ये बिल्कुल सही है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये भी नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर लैंगिक विभाजन में ही आ जाता है कि लैंगिक विभाजन में जो पूर्वाग्रह बन चुके हैं स्त्री पुरुष के लिए वो आ जाते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग हमने स्त्री पुरुषों को जो भूमिकाएं प्रदान कर दी हैं कि स्त्रियां जो होंगी घर के अंदर के काम निपटाएंगी, पुरुष जो होंगे बाहर के काम निपटाएंगे। तो ये समाज के द्वारा भूमिकाएं दी गई हैं, तो ये लैंगिक विभाजन बन जाती हैं। तो यहाँ आंसर है खा वाला। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। देखिए हमारे यहाँ पंचायती राज की संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि किस धारणा पर आपकी ये राजनीति आधारित है, ये बताना है आपको। एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक राजनीति में यही है। इस सांप्रदायिक राजनीति ये मान के चलती है कि एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप से खुशी साथ रह सकते हैं, ये सांप्रदायिकता में ये नहीं हो सकता है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सांप्रदायिकता में एक धर्म विशेष के अनुयायी एक समुदाय बना लेते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर केवल और के आ और सा वाला कथन सही है। तो आंसर है यहाँ पर गा वाला। ठीक है, ये सांप्रदायिकता में केवल ये 2 तत्व यहाँ पर निहित होते हैं। एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका गा वाला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ना कि हमारे यहाँ राजकीय धर्म है। तो यहाँ खा वाला गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दी गई है, यानी हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये बिल्कुल सही बात है। घा वाला भी यहाँ पे केवल खा कथन गलत है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, हमें मैच करना है, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर सही यहाँ पे सही कथन आपको चूज करना है। यहाँ पर सारे गामा में से पहला है यहाँ पर
अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, यानी कि अधिकारों और अवसरों के मामले में जो स्त्री पुरुष की बराबरी की पैरवी करे वो क्या कहलाएगा? वो नारीवादी कहलाएगा। ठीक है। अगला है यहाँ पर नारीवादी के अलावा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। देखिए, इस धर्म को जो समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होगा वो सांप्रदायिक कहलाएगा। अगला है यहाँ पर जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये जातिवादी कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपका आंसर होगा आपका यहाँ पर रे वाला, यानी पहले का खा, दूसरे का का, तीसरे का घा, चौथे का गा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें और लोगों से आग्रह भी करें कि आप लोग निरंतर अपनी स्टडी जारी रखें। और आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो वो हमें कमेंट में बताएं। देखिए, एक अभ्यर्थी हमसे पूछ रहा है बार बार कि क्या सर आप सीसेट के वीडियो लेकर आएंगे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है आपके अगस्त महीने में, यानी अगस्त 2021 में आपके सीसेट की वीडियो लाई जाएंगे। साथ ही साथ कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर आपकी जो है कंटेंट मेकिंग का काम चल रहा है। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।